11th क्लास के सभी छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेहद डिमांड पर ये सामान्य हिंदी, ये क्लास 11th का आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग पूरा साथ दीजिएगा और वीडियो को देखिएगा। आज इसके अंदर अध्ययन करेंगे गद्य के पहले पाठ का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। हालांकि इनको 34-35 वर्ष का जीवन काल था इनका, और इन्होंने कुछ दिन ही हिंदी की सेवा की है, और इतनी सेवा करी कि इन्होंने हिंदी को 4 चांद लगा दिया, और इनके नाम से एक युग चलता है, भारतेंदु युग। काशी के विद्वानों ने इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से पुकारा। भारतेंदु का मतलब होता है भारत के इंद्र। इंद्र का मतलब यहाँ भारतेंदु का मतलब भारत और इंदु संधि विच्छेद करते हैं तो भारत के चंद्रमा। हरिश्चंद्र ये नाम काशी के विद्वान पंडितों ने इनको दिया है। तो ये जीवनी तो आप इस बुक में से अपने आप पढ़ लेंगे, इसको मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं मूल पाठ की ओर। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक लिखा हुआ पाठ है, और इस पाठ में एक बिहार में कोई मेला लगता है। वहां पर उस मेले में ददरी जगह है, 1884 की बात है। उस मेले में एक भाषण तैयार किया था, वो उसका एक अंश है यहाँ पर, जिसे हम आज पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, पूरे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस चीज पर गहन चिंतन विचार करने के बाद हरिश्चंद्र जी ने ये सब कुछ लिखा है। तो प्रस्तुत निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों, अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर ना रहें, और उद्योगों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनाकर अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। यह निबंध दिसंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया। ये एक आगे चल के कंपटीशन का एक सवाल बन जाता है कि भारत वर्षोन्नति कब लिखा, किसने लिखा, कहाँ लिखा और क्यों लिखा, और किस सभा के लिए लिखा। ये 3-4 प्रश्न इस एक लाइन से बन जाते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त लेख लिखा हुआ है, तो इसमें मेरा पूरा साथ दीजिए। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिल दिमाग को इस तरह हिला दूं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपके दिल दिमाग के अंदर बैठ जाएं, और ये मैसेज क्या जाना चाह रहा है वो आप तक पहुंच जाए। मैं कोशिश करूंगा, इसके लिए बस आप मेरे साथ देखते रहिए इस पूरा वीडियो। इस पाठ के अंतर्गत भारतेंदु जी ने भारतवासियों के आलस्य की चर्चा की है। उनके अनुसार जो भारतवासी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं, इसका मुख्य कारण है उन्होंने केवल अनुगमन और अनुसरण को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या है, कैसे है। तो लिखते हैं, आज बड़े आनंद का दिन है। देखिए, मैं पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से ऐसा समझा दूंगा कि दोबारा आपको किताब से या कहीं से पढ़ने की, समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंटरमीडिएट के छात्रों को हिंदी की तरह से लेना चाहिए। हिंदी को एक सामान्य बोलचाल की भाषा की तरह छोड़ देते हैं, इसी वजह से मार्क्स कम आते हैं। और इसके अंदर जो व्याख्या आती है वो 10 नंबर की होती है, और 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं, और बिल्कुल सरल सा पाठ है। और इस व्याख्या को अगर आप छोड़ आते हैं तो कितना गलत है। 10 नंबर आपके फ्री के हैं बिल्कुल। तो थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा, और ये पूरा पाठ बिल्कुल आसानी से आपके समझ आ जाएगा। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे देश, आलसी देश में, उन्होंने खुद कहा है, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। महसूल का मतलब होता है किराया। बड़े बड़े किराए वाली गाड़ियां लगी हुई हैं, पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना।
तो फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे? या हिंदुस्तानी राजा महाराजे, नवाब, रईस, हाकिम, राजे महाराजे को अपनी पूजा से भोजन, झूठी गप्पें छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ सरकारी काम घेरे रहते हैं और कुछ घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा तो उनको क्या गरज है हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस वही मसल रही। कौन सी मसल? कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। देखिए एक एक लाइन, एक एक शब्द कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। अभी इसकी व्याख्या करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। इस पूरे का भाव और सारांश और व्याख्या पूरा आराम से देखिए कि हम अभागे आलसी देश में, ये भारतेंद्र जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भारतेंद्र जी। उनके दिल का दर्द समझिए और उस चीज को अपने ऊपर लेके अगर आप देखेंगे तो वो आपको झकझोरना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं कि इस भारत जैसे महान दुर्भाग्यशाली देश के अंदर जहाँ के निवासी इतने इंटेलिजेंट हैं लेकिन आलसी हैं और इस आलसी स्वभाव के कारण उन्नति नहीं कर पाते हैं। पिछड़ेपन का कारण ही ये है। रेलगाड़ी की तरह बना दिया। कैसे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन ट्रेन बिना इंजन के चल नहीं सकती है। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कुछ चलाने वाला चाहिए। क्या नहीं कर सकते हैं वो लोग? इतना कह दीजिए, काचुप साध रहा बलवाना। काचुप साध रहा बलवाना का मतलब है रामचरितमानस में जब हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए समुद्र के किनारे पर बैठे हैं और सभी वानर शांति से बैठ गए हैं, तब जामवंत ने उनको याद दिलाया है कि हनुमान जी क्या चुप साध के बैठे हुए हो। और हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और समुद्र कूद गए और लंका में पहुंच गए। सारी कहानी आप लोग जानते हैं। सो बल यहाँ इनको कौन याद दिलावे? ये सब इतने तेज और चालाक हैं, बस इनको याद लगवा दीजिए, ये सब अपने आप काम कर लेंगे। लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सब आलसी लोग हो गए हैं। ये जो बड़े बड़े राजे महाराजे हैं, नवाब रईस हैं, ये सब अपनी पूजा पाठ, भोजन, छुट्टी, गपशप से इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती किसी से कोई बात करने के लिए या किसी को आगे बढ़ाने के लिए। हाकिमों को सरकारी काम घेरे रहते हैं, घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा देते हैं। कुछ समय बचा तो किसी को क्या गरज हम गरीब गंदे काले। अब ये गरीब गंदे काले लोग किसके लिए कहा है? कि जब अंग्रेज थे उस समय 1884 में देश के अंतर्गत, तब इन्होंने ये कहा था कि हम गरीब गंदे काले लोगों के पास बैठने के लिए किसी को कोई फुर्सत नहीं है, किसी को कोई मिलके कोई बात करने के लिए क्यों अपना समय खोएगा। वही मसल है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चल बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। अगले पैराग्राफ में देखिए, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खासकर युवाओं के लिए और अन्य जितने भी लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ स्पष्ट वर्णन किया। राजा और ब्राह्मणों की जिम्मेदारी दी है, लेकिन उनको भी यहाँ निकम्मापन घोषित किया है कि अगर ये लोग चाहें तो प्रतिदिन नहीं प्रतिक्षण भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये फैलाना नहीं चाहते हैं। आगे देखिएगा, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय के जब कि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वो ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की बिलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे कुछ ग्रहों को भेद करने की में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर कोटेशन है और एक एक कोटेशन आपके लिए सूक्ति का काम और व्याख्या के लिए पैराग्राफ का काम करेगा। तो इनको एक भी लाइन को छोड़िएगा मत, अगर आपको हिंदी में वास्तव में अच्छे नंबर लाने हो,
क्योंकि हिंदी को हिंदी भाषा समझ लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ इन सबका तो ट्यूशन पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी को छोड़ देते हैं और इसीलिए हिंदी में नंबर कम आते हैं। मैं पूरी हिंदी का एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपके सिलेबस के अनुसार, आपके पेपर के अनुसार। आप पूरे 2 साल मेरे साथ बने रहिए, आपको इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो देखिए इसके पैराग्राफ के अंतर्गत क्या क्या आता है। भारतेंदु जी उस समय की बात करते हैं कि लोगों को लाज नहीं आती, जब उन लोगों के पास कोई भी सामान नहीं था तो जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नाली का मतलब बांस के अंदर जो खोखलेपन की जो नाली होती है उससे तारागृह को भेद कर उनकी गति को लिख दिया और इस तरह से ठीक बना दिया जो 16 लाख रुपए की लागत की विलायत माने विदेशों में जो दूरबीन बनी है, जो कोई मशीन बनी है, उन ग्रहों का भेद करने में वही गति ठीक आती है। हमारे भारतीय लोगों ने जो नक्षत्रों की तारागृह की जो गति लिखी है वो कहाँ पे लिखी? मिट्टी और पत्ते की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से बनाई थी। मतलब बांस के लगा लगा के उससे गति को लिख दिया और 16 लाख रुपए की जो मशीन बनाई गई दूरबीन विदेश में, उससे भी वही गति ठीक आती है। जब आज इस काल में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं, तब निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे। चुंगी कतवार फेंकने की गाड़ी का मतलब कूड़ा फेंकने की हम गाड़ी बन गए केवल। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सब जी में यही है कि हम पाला हम ही छू लें। मतलब सभी देश के लोग अपनी अपनी घुड़दौड़ कर रहे हैं, सरपट दौड़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम सबसे पहले विजय प्राप्त करें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है। उसी समय पर हमारे हिंदू काठियावाड़ी का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ये सब क्या कर रहे हैं? खाली खड़े खड़े टाप से, जैसे घोड़े को वहीं बांध दिया जाए, कहीं भी नहीं ले जाया जाए तो खड़े खड़े टाप से मतलब पैरों से मिट्टी खोदता रहता है। अगर उसको सड़क पर छोड़िएगा किसी रास्ते पर, वो दौड़ के मंजिल को पालेगा, लेकिन बांध के रखेंगे तो वहीं के वहीं टाप से मिट्टी खोदता रहेगा। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख कर के लाज नहीं आती है। वो देख रहे हैं कि जापान जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जो नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरे थे, और उन्होंने भी अपने जापान को दोबारा से फिर खड़ा कर लिया। आज भी टॉप दौड़ में है वो। जापानी मशीनें, जापानी सामान को हम लोग जापानी टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं और सामान को ऐसे ही खरीद लेते हैं। तो वो जापान पूरी तरह खत्म हो चुका था जब उनके ऊपर बम गिराया गया था। तो जापानी टट्टुओं को देखते हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती है। ये ऐसा समय जो पीछे रह जाएगा, वो कोटि उपाय करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और मूर्खता की पट्टी बंधी हो, उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। वो कह रहा है जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता, वो कह रहे हैं बहुत परेशान हृदय की वेदना के साथ उन्होंने लिखा है, इन युवाओं के लिए कमबख्तों के छाते, आंखों पे मूर्खता की पट्टी बंधी है, उन पर ईश्वर का कोप कहना चाहिए। ईश्वर के प्रभाव में ऐसा है, वरना ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करना चाहते नहीं हैं। चलिए अगले पेज पर। अगले पेज से देखिए, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुसंकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभः स्वतेरेति पुमान भव्यादित तरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस हिंदुस्तान की हो गई है कि सारी सुविधाओं के मिलते हुए भी हम लोग कोई उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए, आज 7-8 साल से मोबाइल की क्रांति और इंटरनेट की क्रांति आ गई है। 4G और 5G सबके हाथ में फोन है, लेकिन फिर भी 2 GB डेटा का कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा। मात्र मनोरंजन के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।
जबकि इसको ज्ञानवर्धक के रूप में अगर यूज किया जाए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गुरु साबित हो सकता है। आपका मोबाइल बहुत बड़ा स्कूल साबित हो सकता है, सीखने की एक मशीन के रूप में तब्दील हो सकता है। लेकिन क्या करें, युवा पीढ़ी न जाने किस नैतिक रास्ते को छोड़कर किस रास्ते पर जा रही है, वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। भारतेंदु जी भी वही कहना चाहते हैं। आगे देखिए, बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी भी नहीं रहती है। तो ये बहाने इस लाइन में दिखाए गए, बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को भी साफ किया है। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उस समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप में भी देश के प्रबंध छांटते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि अपना एक मिनट भी ना खोएं। गाड़ीवान का मतलब जो इक्का तांगे वाला है, वो भी वहां से अगर 10 मिनट उसको टाइम मिल रहा है, 5 मिनट टाइम मिल रहा है, तो गद्दी के नीचे से अखबार निकाल करके अखबार पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ जरा सी देर में करने के बाद ये सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम कौन कौन से हैं, इन सब के चक्कर में युवा पीढ़ी पूरी तरह से समय को बर्बाद किए हुए है और इसका भविष्य बिल्कुल अंधकार की ओर जा रहा है वर्तमान समय में। तो इस निकम्मेपन के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई अपने समय का सदुपयोग करे। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। एक क्षण का मतलब एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतना बढ़ गया है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला और इस दोहे पर जो निकम्मे लोग हैं बड़े खुश होते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कौन सी चाकरी करता है जो अजगर का भी पेट भर जाता है। पंछी कोई काम नहीं करते हैं। दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम है, सबको खाने को मिलेगा, कोई काम मत करो। ये उन निकम्मों के लिए है। लेकिन ये सोच लीजिए कि जिन पक्षियों के लिए कहीं कोई भंडार नहीं, कोई घर नहीं है, वे कभी भूखों नहीं मरते, और एक 84 लाख योनियों में केवल एक इंसान ही ऐसा है जो अपने लिए सामान इकट्ठा करता है और वही भूखा मरता है। वो अपने लिए घर बनाता है, फिर भी बेघर लावारिस मर जाता है। तो इंसान की बड़ी दुर्दशा है सही पूछा जाए तो चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दुम शुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो लोग बहाने बनाते हैं हजार तरह के अपने आगे बढ़ने के लिए, या मैं आप सभी नौजवानों के लिए कहता हूं कि हमारी नौकरी नहीं लगी या हमारे नंबर कम आए, इसमें कभी कोई किसी का दोष नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी के माँ बाप घर में कैसे भी हों, कभी आपसे ये नहीं कहेंगे बेटा तू किताब छोड़ दे, मत पढ़। वो ये चाहते हैं कि आप सभी पढ़ें और आगे बड़े अफसर, बड़े अधिकारी, अच्छी नौकरी पे पहुंचे। लेकिन तुम खुद पढ़ना न चाहो तो इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है। उसी तरह यहाँ इन्होंने भी कहा है कि राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। यह आशा मत रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस को छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकारवाओगे?
दौड़ो इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर वहीं ठिकाना नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, फिर राम जनकपुर कब आई हैं, जो अब हैं उसका मौका उठा लीजिए। जो अवसर आपके पास इस समय है उसका मौका उठाइए। अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। इस तरह से अगर काम के पीछे पड़ जाएंगे, पढ़ने वाले कोई अलग नहीं होते हैं, कोई मेहनत करने वाले अलग नहीं होते हैं। आप में से ही चपरासी बनते हैं, आप में से ही टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बनेंगे और आप में से ही कोई आईएएस अधिकारी भी बनेंगे। सबकी पढ़ाई एक जैसी है। पढ़ने का तरीका आपको देखना है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होता है तो छोड़ के चल देते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा। एक एक दिन की कथा में कहीं बैठते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गुजर जाते हैं। पुराने बुजुर्ग जो जहां बैठ के शास्त्रार्थ किया करते थे, पूरा दिन का दिन, रात की रात निकल जाती थी। लेकिन अब के छात्रों को 5 मिनट में कोई जादू की छड़ी से पूरा पाठ समझा दे, ऐसा मेरे बस का तो नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, एक एक शब्द समझाऊंगा आपको। वीडियो छोड़ के जाने में दूसरी जगह फिर वही काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे जैसा अगर कोई समझाता है तो आप चले जाइए, लेकिन नहीं तो पूरा पाठ पढ़िए और हिंदी में 100 में से 100 नंबर लेके आइए। हिंदी ही तो है, रोजाना बोलचाल की भाषा। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आती है। एक निकम्मेपन को सुधार दीजिए और एक मेहनती बालक बन जाइए। फिर देखिए 15 दिन के अंदर आपके अंदर वो सुधार हो जाएगा। अब तुम भी लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, या फिर क्या है, अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। घर में, काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति, सब देश में उन्नति करें। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसी भी देश, जाति, क्षेत्र, उन्नति, धर्म, किसी के लिए भेदभाव नहीं किया। पूरे भारतवर्ष की उन्नति के लिए कहा है। उनके ऐसे मन की कल्पना थी। अरे अपने लिए ना सही तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए भी तुम मेहनती जिस किसी भी काम को तुम कर रहे हो उसको बहुत मन से करो। जिस किसी भी विषय को पढ़ रहे हो बड़े मन से पढ़ो। ऐसी सब बातों को छोड़ दीजिए जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। कंटक मीन्स कांटे हों जो तुम्हें भटकाती हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्यात् पृष्ठतम स्वकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, सुख का होम करके मतलब सुख को छोड़कर अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठते हों। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारण को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो तुम्हारी उन्नति की पथ का कांटा हो उन्हें जड़ खोद कर फेंक दो। एक लिस्ट बना लीजिए इस पाठ को पढ़ते पढ़ते कि आपको कौन आगे बढ़ने से रोक रहा है, कौन सा काम है, उस काम को साइड कर दीजिए। आप जिस घर में रह रहे हैं माता पिता के साथ थोड़ा सा समय बिताइए, उनको भी कुछ हेल्प कीजिए और उसके बाद बचे समय को पूरी तन्मयता के साथ पढ़ने में लगा दीजिए। आपका उद्धार हो जाएगा। और मेरे इसी चैनल पे आपके 11th और 12th के सभी विषयों के वीडियो एक एक करके आपको मिलते रहेंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको बहुत अच्छा अगर एक ही चैनल पे पढ़ना है तो आप यहीं पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़िएगा। मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा, बशर्ते आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक वाला बटन तो दबाइएगा। अब प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूं, सुनो। अब भारतेंदु जी अपनी बात बता रहे हैं, यहां से ध्यान से सुनिएगा। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है।
देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति होती है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुन लो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10 5-5 कोस से वे लोग एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वो चीज जो गांव में नहीं मिलती हैं यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अगली जनाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है, मतलब नगर पालिका है। ऐसे सब पर्व सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। दूध और पानी को मिला दो तो अलग नहीं कर पाओगे, केवल हंस है जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब क्यों नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। अब इन्होंने समझा दिया कि वास्तविक धर्म क्या है। परमेश्वर अपने अपने भगवान अपने अपने गुरु महाराज के चरण कमल का भजन करना ही धर्म है। लेकिन धर्म के को कम जाने हुए और धर्म के पीछे जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसका मतलब है उन्होंने धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह से समझा नहीं है। तो बहुत सी चीजें हैं जो आप बहाने बना बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इन बहाने बनाना आज से ही आप बंद कीजिए और जुट जाइए अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करने के लिए। ये सब तो समाज धर्म है और जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई है कि उनकी महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए हैं। बस सभी तिथि व्रत सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख लीजिए, समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई है। उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कर लीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में उनका विधान है, उनको चलाइए। वो कहते हैं हमारे पुराने ऋषि मुनि विद्वान जो भी थे जिस किसी भी धर्म के, वह सब कुछ न कुछ जान समझ कर कोई नियम आपके लिए बना के रख गए हैं और उसके नियम को चलाइएगा। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल धीरज आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं, शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती हो। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें। लड़कों को सहज में शिक्षा दें, नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर उन्होंने पूरे देश की व्यथा को बहुत कम शब्दों में कह दिया। इसमें तमाम सामाजिक बुराइयों को उनका विश्लेषण करके बता दिया है। इस पाठ को मेरे कहने से अपनी किताब में 1-2 बार और पढ़िए, आपकी बुद्धि में और ज्यादा आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक एक शब्द के मायने हैं।
भारतेंदु जी ने अगले पेज पर यह लिखा है कि अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। तालीम का मतलब शिक्षा दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ दो। कितनी अच्छी बात कही है कि पेंशन और वजीफा और नौकरी का भरोसा छोड़ दो। नौकरी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वजीफा मिलेगा नहीं मिलेगा, पेंशन होगा नहीं होगा, लेकिन आप अगर अच्छी तालीम दे दी तो वो अच्छा जीवन अपने आप मिला। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह काम करो। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फरासी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका की बनी है। देखिए कमाल की बात है, आप सभी ने इतिहास की किताब पढ़ी होगी आज 7, 6, 7, 8 और 9, 10 में। वहां पर हमारे यहाँ आग जलाने के लिए हमारे आदि मानव ने पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीखा था, और दिया सलाई मतलब माचिस का आविष्कार हमारे ही देश में हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में दिया सलाई तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। कहाँ से? इन सब देशों से। तो कितनी गलत बात है कि हमारा पैसा विदेश जाता है। तुम जिस मार्किन की धोती को पहने हो वो अमेरिका की बनी हुई है। लंक पाट तुम्हारा अंगा है, वो इंग्लैंड का है। फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, हैं। जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है, मतलब जर्मनी की मोमबत्ती, इस तरह से कहिए। चर्बी की बत्ती मतलब एक मोमबत्ती जैसी तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई, एक मसल का मतलब होता है कहावत। ये तो वही कहावत हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। एक बेफिक्रे जिसको कोई चीज की कोई फिक्र ना हो, मांग कर कपड़ा पहनकर किसी भी महफिल में चला जाए, कोई तो उन कपड़ों को पहचान ही लेगा। कपड़ों को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए, अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं तुम बना सकते हो। भाइयों अब तो नींद से चौंक जाओ। कितनी बड़ी बात है कि उसको कपड़े मांग के पहन गया और वहां पर सभी ने उसको टोका। अपनी तो केवल मूछें ही मूछें हैं। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति रखो। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा के लिए वो भी लिखा है, निज भाषा उन्नति अहें, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को सूल। वो भी आप यहाँ इसके पीछे डाल सकते हैं, और इसके साथ इसके ये पीछे शब्दार्थ हैं और ये अभ्यास प्रश्न हैं, सभी आप अपने आप कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। हालांकि मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है अपने मित्रों में, अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले नए पाठ, नए टॉपिक के साथ। काव्य का भी पूरा काम करवा रहा हूँ, जो काव्य से संबंधित है, कविताएं हैं आगे, वो सब मैंने करा रखी हैं, तो उनको भी पढ़िए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बच्चों के लिए।